हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं सृजन द सिविल फोरम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं, जिसमें से पहली ये है कि हम आपके लिए एक 100 MCQ की सीरीज़ ले आ रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के 100 MCQs इन्वॉल्व होंगे। उस MCQs के थ्रू आप हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड अनाउंसमेंट यह है कि हम लोग हर संडे को लाइव स्ट्रीम करेंगे और इस लाइव स्ट्रीम में सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा। इस स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने परफॉर्मेंस को जज भी कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन करके। थर्ड अनाउंसमेंट ये है कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ ले आ रहे हैं, जो कि ना केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बल्कि हर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस सीरीज़ में हम लोग वीकली अपडेट्स देंगे और उस अपडेट में उस वीक में होने वाले सारे पॉलिसीज़, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स का MCQs के फॉर्म में कवरेज होगा, ताकि आपको टॉपिक्स रिलेटेड आइडिया भी मिले एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। ओके, तो हम लोगों ने हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे और साथ ही साथ में हम हर उस एस्पेक्ट की बात करेंगे जो कि हाइड्रोग्राफ के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन है बेस पीरियड का। जब रन ऑफ के बारे में बात करते हैं तो बेस पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने की वजह से रन ऑफ प्रोड्यूस होता है। डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट होने से लेकर के डायरेक्ट रन ऑफ एंड होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। ये जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली डिपेंड करती है बेसिन और स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसे जैसे रेनफॉल अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, वैसे वैसे बेस पीरियड भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना शुरू कर देता है। सेकेंड डेफिनेशन है बेस फ्लो। जब बारिश होती है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, तो बारिश का कुछ हिस्सा सरफेस के ऊपर ट्रैवल करता है, जबकि कुछ हिस्सा सरफेस के नीचे ट्रैवल करता है। तो प्रेसिपिटेशन का वह पोर्शन जो कि अंडरग्राउंड ट्रैवल करता है, दैट इज़ नोन एज बेस फ्लो। ओके, चूँकि ये अंडरग्राउंड ट्रैवल करता है, इस वजह से इसको स्ट्रीम तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इस दौरान वो बहुत सारे सीपेज, बहुत सारे फ्लूडिंग और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में भी पार्टिसिपेशन शो करता है। तो बेस फ्लो प्रेसिपिटेशन का वह हिस्सा होता है जो कि स्ट्रीम में काफ़ी लंबे समय बाद जाकर के अपने पार्टिसिपेशन को शो करता है, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है। थर्ड है डायरेक्ट रन ऑफ। अगर हम डायरेक्ट रन ऑफ की बात करें तो यह रन ऑफ का वह हिस्सा होता है, यह प्रेसिपिटेशन का वह हिस्सा होता है जो कि ओवर दी सरफेस देखने को मिलता है। ये सरफेस के ऊपर से ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ता है और जा करके स्ट्रीम में मिल जाता है। चूँकि यह ओवर दी सरफेस ट्रैवल करता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ और बेस रन ऑफ दो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाता है। इसके बारे में एक क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ हाइड्रोग्राफ विथ मल्टीपल पीक्स। ये IAS के एग्ज़ाम्स में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे समझिएगा। जब किसी कैचमेंट एरिया में कोई रेनफॉल हो रहा होता है और उसके एंड होने से पहले सेकंड स्टॉर्म भी स्टार्ट हो जाए, तो इससे होता क्या है कि इनिशियल स्टॉर्म की वजह से जो डायरेक्ट रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा था वो अभी फिनिश भी नहीं हुआ था कि उसके अंदर सेकंड रन ऑफ की वजह से भी डायरेक्ट रन ऑफ प्रोड्यूस होने लगा। तो इस तरह से डायरेक्ट रन ऑफ को 2 अलग अलग इनपुट मिल रहे होते हैं, और चूँकि 2 अलग अलग इनपुट मिल रहे होते हैं, इसी वजह से जो हाइड्रोग्राफ के पीक होते हैं जो कि 1 होना चाहिए वो 1 के बजाय 2 बन जाता है। अगर तीसरा स्टॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हाइड्रोग्राफ के 3 पीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपका एक ऑनगोइंग स्टॉर्म के फिनिश होने से पहले दूसरा कोई स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो वो पहले डायरेक्ट रन ऑफ में पार्टिसिपेशन शो करना शुरू कर देता है, और दोनों के डायरेक्ट रन ऑफ के मिलने की वजह से हमारे हाइड्रोग्राफ के मल्टीपल पीक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेनफॉल। अब इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? तो इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब ये होता है कि यह रेनफॉल का वह पार्ट होता है, वह हिस्सा होता है जो कि कैचमेंट एरिया के आउटलेट पर डायरेक्ट रन ऑफ के रूप में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा फिर से, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम यहाँ पे इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए,
जब बारिश होती है तो बारिश ओवरऑल पूरे कैचमेंट एरिया में ट्रैवल करता है। कैचमेंट एरिया के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और जो कैचमेंट एरिया का एंड होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कैचमेंट एरिया है, ठीक है, बारिश हुई, पानी ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करते करते वो उसके एंड पॉइंट पे जाएगा और इसी एंड पॉइंट को हम बोलते हैं आउटलेट। ठीक है, अब इस आउटलेट पर डायरेक्ट रन ऑफ का जितना हिस्सा आ रहा है उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव रन ऑफ, क्योंकि यही इफेक्टिव रेनफॉल जो होगा वो अब आगे के दूसरे पोर्शंस में ट्रैवल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। ये रेनफॉल का वह हिस्सा होता है जो कि ना ही कहीं रिटेन हुआ है, यानी कहीं भी स्टोर नहीं हुआ है किसी लैंड मास में, और ना ही वो इन्फिल्ट्रेट होके सॉइल में पार्टिसिपेट किया है। रेनफॉल होगा, उसको बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो किसी लैंड मास में स्टोर हो जाए, हो सकता है कि वो पर्कुलेशन के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाए। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस को दरकिनार रखते हुए रेनफॉल का जो हिस्सा आउटलेट के पर आ करके आपको मिलता है डायरेक्ट रन ऑफ के फॉर्म में, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, चलिए इफेक्टिव रेनफॉल को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, इफेक्टिव रेनफॉल इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कैचमेंट। ठीक है भाई, वॉल्यूम अपॉन एरिया ही तो डेप्थ होती है। ठीक है, हम लोगों ने सेडिमेंटेशन एनालिसिस में इसको अच्छे से पढ़ा भी है। तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कैचमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस मतलब कि जितना भी रेनफॉल हुआ है उस रेनफॉल में से अगर हम सारे लॉसेस को माइनस कर दें, इनिशियल लॉसेस, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, इन सबको अगर हम माइनस कर दें तो जो हमें रेनफॉल का वॉल्यूम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस को डिनोट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, रेनफॉल एक्सेस इक्वल टू टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस। यहाँ पर रेनफॉल रन ऑफ डेप्थ नाम का भी एक टर्म आता है जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू होता है टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो डिवाइडेड बाई कैचमेंट एरिया। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो रेनफॉल एक्सेस क्या हो गया, तो रेनफॉल एक्सेस रेनफॉल का वह हिस्सा होता है जो कि इनिशियल लॉसेस और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को माइनस करने के बाद हमको मिलता है। अब चलिए, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लड हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इन फैक्टर्स को हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, एक होता है फिजियोग्राफिक मेथड और एक होता है क्लाइमेटिक मेथड। फिजियोग्राफिक मतलब कि एक ऐसे फैक्टर्स जो कि कैचमेंट एरिया और उसके सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। तो फिजियोग्राफिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि कैचमेंट एरिया और उसके तो फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या हो गया, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि कैचमेंट एरिया की प्रॉपर्टीज़ और उसके सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे शेप, साइज, स्लोप, नेचर, एलिवेशन और ड्रेनेज डेंसिटी ऑफ कैचमेंट एरिया। साथ ही साथ में कैचमेंट एरिया की जो सॉइल है वह उसके सीपेज और परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में ये उसके शेप फैक्टर्स यानी कि क्रॉस सेक्शन, रफनेस और स्टोरेज कैपेसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो फिजियोग्राफिक फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कैचमेंट एरिया और उसके आसपास के सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। सेकंड होता है क्लाइमेट फैक्टर्स। क्लाइमेट फैक्टर मतलब कि जो आपके रेनफॉल हो रहा है, जो स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से जो फैक्टर्स डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। जैसे प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, कितनी देर तक बारिश हुई है, कितनी तेज़ी के साथ बारिश हुई है, मैग्नीट्यूड और मोमेंट ऑफ स्टॉर्म क्या है, भाई क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, कैसा स्टॉर्म है, इनिशियल लॉसेस क्या है, इवेपर ट्रांसपिरेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्लाइमेट फैक्टर्स को आपको शो करते हैं कि ये अगर फैक्टर्स अगर आपके सामने आ रहे हैं, कभी क्वेश्चंस में देखने को मिल रहे हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे, हमेशा आप हमेशा क्लाइमेट फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। ये कैचमेंट एरिया और उसके सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होते हैं, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये टोटली नेचुरल होते हैं। ओके, अब अगर हम लोग याद करें तो आपको हाइड्रोग्राफ याद होगा, तो हाइड्रोग्राफ के पीक के इस तरफ के हिस्से को हम लोग बोलते थे राइजिंग लिम और इस तरफ के हिस्से को हम लोग बोलते थे रिसेशन लिम। ठीक है, तो राइजिंग लिम जो होता है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट फैक्टर पे। क्यों, क्योंकि जो राइजिंग लिम होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ के इनपुट को शो करता है, कितनी तेज़ी से डायरेक्ट रन ऑफ आपका बढ़ रहा है। तो जितनी तेज़ी से बारिश होती है, जितनी तेज़ी से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, उतनी तेज़ी से आपका राइजिंग लिम आपको देखने को राइज करने को मिलता है। रिसेशन लिम डिपेंड दिखाता है आपके डायरेक्ट रन ऑफ के डिप्लीशन को, ठीक है, स्टोरेज में होने वाले डिप्लीशन को। तो रिसेशन लिम आपका डिपेंड करता है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स पे। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक फैक्टर डिपेंड कर रहा है आपका रिसेशन लिम पे, जबकि आपका जो राइजिंग लिम है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, क्लाइमेट फैक्टर्स पे।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट। अब देखिए फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं और उन सारे फैक्टर्स का हम लोग के एग्जाम में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं, हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है शेप ऑफ कैचमेंट एरिया। तो शेप मतलब क्या, उसका भाई वो कितना ब्रॉड है, कितना नैरो है, इसी को तो शेप बोलते हैं। तो जो कैचमेंट एरिया जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, आपको याद होगा क्वांटिटेटिव इक्वेशन Q बराबर V इंटू ए। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लूँ तो एरिया जितना ज़्यादा होगा डिस्चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा, बेसिक सी बात है। तो सिमिलरली अगर ब्रॉडर एरिया है, कैचमेंट एरिया का जो सेक्शन है, जो आउटलेट है, वो जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा वहाँ से उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आउटलेट पर जो कैचमेंट एरिया है वो नैरो है तो Q बराबर V इंटू ए की वजह से जो आपका एरिया है वो कम हो गया, तो डिस्चार्ज भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ब्रॉडर द कैचमेंट एरिया नियर द आउटलेट मोर विल बी दी डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्म फैक्टर, जो कि आपका एक कैलकुलेटिव फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप लोग बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये होता है एवरेज विड्थ डिवाइडेड बाई एवरेज लेंथ। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको जो फॉर्मूला शो हो रहा है, इस फॉर्मूले से आप आराम से फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू आई है, अगर वो वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसका बेस पीरियड पर इन्वर्सली इफेक्ट पड़ेगा, उसका इन्फिल्ट्रेशन पर इन्वर्सली इफेक्ट पड़ेगा और सरफेस रन ऑफ पे उसका प्रोपोर्शनली इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर फॉर्म फैक्टर ज़्यादा है तो जो सरफेस रन ऑफ है वो ज़्यादा होगा, सरफेस डिस्चार्ज है जो वो ज़्यादा होगा। और चूंकि सरफेस डिस्चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, बेस पीरियड कम हो जाएगा। और सरफेस डिस्चार्ज ज़्यादा होने का मतलब कि रेनफॉल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ओवर द सरफेस ट्रेवल कर रहा है, तो कम से कम हिस्सा बिलो द सरफेस ट्रेवल करेगा। तो वहाँ पे जो बेस पीरियड है, जो बेस फ्लो है, जो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ है वो रिड्यूस हो जाएंगी और जो आपका सरफेस रन ऑफ डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करें तो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है पेरीमीटर ऑफ कैचमेंट डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ फॉर्म सर्कल। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले आप ये समझिए कि फॉर्म सर्कल क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कैचमेंट एरिया है और इसका कोई एरिया ए है, आप इसी एरिया ए का कोई सर्कल बना दीजिए, तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, फॉर्म सर्कल। यानी कि कैचमेंट एरिया के इक्वल अगर कोई सर्कल बनाया जाता है तो दैट इज नोन एज फॉर्म सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ कैचमेंट डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ फॉर्म सर्कल, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर। और अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बेस पीरियड डिक्रीज होगा, इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा, और चूंकि इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो सरफेस डिस्चार्ज होता है वो और इन्फिल्ट्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और थोड़ा लॉजिकली सोचिए तो होना भी है। ठीक है, दोनों के समेशन से रेनफॉल बनना है, तो रेनफॉल अगर कांस्टेंट है तो एक फैक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा फैक्टर क्या होगा, रिड्यूस होगा। नाउ द फोर्थ टर्म इज कैचमेंट स्लोप। कैचमेंट स्लोप जितना ज़्यादा होगा, हमें पता है कि अगर स्लोप स्टीप है तो वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर हमारा कैचमेंट एरिया का जो स्लोप है अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी वजह से जो हमारी फ्लो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि पानी जल्दी जल्दी स्ट्रीम में पहुंचेगा, और चूंकि पानी जल्दी जल्दी स्ट्रीम पहुंचेगा तो वो ड्यूरेशन जो होगा जिसमें आपका रन ऑफ ट्रैवल कर रहा था वो क्या हो जाएगा, यानी कि बेस पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा। और चूंकि बेस पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा, वो सरफेस के ऊपर कम टाइम बिता रहा है तो उसके इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि रेनफॉल का मैक्सिमम हिस्सा आपके डायरेक्ट रन ऑफ में पार्टिसिपेट कर रहा है और मिनिमम हिस्सा आपके बेस फ्लो में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चूंकि आपका सरफेस रन ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसी वजह से आपका पीक ऑफ हाइड्रोग्राफी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको एक बेसिक सा थंब रूल बताता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है तो सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, और चूंकि सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा तो पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है वो डायरेक्टली सरफेस रन ऑफ को ही डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो रिसेशन लिम ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है वो डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज को डिनोट करता है। तो अगर आपने स्लोप काफ़ी स्टीप बना दिया है तो पानी जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा, और जितना जल्दी जल्दी वो ट्रैवल करेगा उसका स्टोरेज भी उतनी ही जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा, और जितना जल्दी रिड्यूस होगा उतना ही स्टीप आपका रिसेशन लिम भी देखने को मिलेगा। अगेन अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो आपका राइजिंग लिम होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ में होने वाले स्टोरेज को शो करता है, जबकि जो आपका रिसेशन लिम होता है वो उस स्टोरेज में होने वाले डिप्लेशन को शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंड यूज़। लैंड यूज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि पुराने ज़माने में कंक्रीट का इतना यूज़ नहीं होता था, बिटुमिन का इतना यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो जो बारिश होती थी उसका मैक्सिमम हिस्सा सॉइल के ऊपर पड़ता था और सॉइल परमेबल होती है।
इस वजह से बारिश का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा क्या होता था, इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर सरचार्ज को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता था, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता था। इसीलिए पहले कुएँ वगैरह में पानी अवेलेबल होता था क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल हमेशा ऊपर रहता था। लेकिन जब से अर्बनाइजेशन हुआ है उसके बाद से हमारे जो रोड्स वगैरह हैं उन रोड वगैरह को कंक्रीट या बिटुमिन से बनाया जाता है जो कि बहुत ही कम परमेबल होते हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से इनफिल्ट्रेशन काफ़ी कम होता है। बारिश हुई, उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन जो आपका सरफेस है वो तो ऑलमोस्ट इम्परमेबल है क्योंकि वो कंक्रीट या बिटुमिन का बना हुआ है, ठीक है। तो अब वो नीचे जा नहीं पा रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है। इनफिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है तो बेस फ्लो कम हो रहा है। बेस फ्लो कम हो रहा है तो डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट सरचार्ज है, सॉरी डायरेक्ट जो आपका रन ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन कम होगा, डायरेक्ट रन ऑफ इंक्रीज़ होगा। तो जो कि डायरेक्ट रन ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है तो पीक ऑफ हाइड्रोग्राफी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग किसी सॉइल मास के ऊपर बारिश का एनालिसिस करें तो वहाँ पे हमेशा हमको इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा मिलती है और सरफेस रन ऑफ देखने को कम मिलता है। इसीलिए सेम रेनफॉल इंटेंसिटी पर भी हमको जो हाइड्रोग्राफ का पीक है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम किसी सिटी की बात करें तो बारिश होने पर बारिश का कम से कम हिस्सा इनफिल्ट्रेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपका सरफेस रन ऑफ की तरफ देखने को मिलता है। इस वजह से जो सेम इंटेंसिटी पर रेनफॉल होता है उस पर हमको हाइड्रोग्राफ की पीक ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा टर्म है जिसको आप बार बार यूज़ करके आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। नाउ अगर हम रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करें, किसी गिवन ड्यूरेशन में अगर रेनफॉल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो बारिश जब होगी तो सॉइल के अंदर जो परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ना वो डिटरमिन होती है, वो एक मतलब कि सर्टेन होती है। वो एक एक्सटेंट से ज़्यादा परमेबिलिटी शो नहीं कर सकता। एक साथ जब बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से सॉइल उतनी तेज़ी से अच्छे से उसको पर्कुलेट नहीं कर पाता है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन उतना फास्ट नहीं हो पाता है। और चूँकि इन्फिल्ट्रेशन उतना फास्ट नहीं हो पा रहा है तो बारिश का पानी नीचे जाने के बजाय ओवर द सरफेस मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप गमले में पानी डालते हैं और आप एक मग पानी को एक साथ डाल दीजिए तो पानी का मैक्सिमम हिस्सा गमले से बाहर गिर जाता है। जबकि अगर आप धीरे धीरे करके डालेंगे तो सॉइल उस पानी का काफ़ी हिस्सा क्या कर लेती है, सोख लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सिमिलरली अगर रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारा पानी एक साथ मिलेगा सॉइल को और वो उतना पानी सोख नहीं पाएगा, उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसके जो पोर्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे और फिल हो जाने की वजह से जो बारिश का पानी है वो ओवर द सरफेस ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपको हाइड्रोग्राफ का पीक ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेम ड्यूरेशन में जो रेनफॉल है वो स्लो हो, धीमे धीमे हो, तो फिल्ट्रेशन आराम से स्मूथली होता रहेगा। और चूँकि फिल्ट्रेशन आराम से स्मूथली होता रहेगा तो इस इन्फिल्ट्रेशन की वजह से आपको सरफेस रन ऑफ कम देखने को मिलेगा। और चूँकि सरफेस रन ऑफ कम देखने को मिलेगा तो आपको पीक ऑफ हाइड्रोग्राफी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, छोटा देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका रेनफॉल ड्यूरेशन। अगर सेम इंटेंसिटी की बारिश, ठीक है, कम टाइम ड्यूरेशन में होती है, मान लीजिए कि 1000 क्यूमेक बारिश होनी है, ठीक है, अब वो 1000 क्यूमेक पानी आपका 1 घंटे में बरस रहा है और वो 1000 क्यूमेक पानी आपका 10 घंटे में बरस रहा है, ठीक है। तो जब 10 घंटे में वो 1000 क्यूमेक पानी बरसेगा तो सॉइल के पास काफ़ी टाइम होगा उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही स्मूथ वे में होगा जिसकी वजह से आपका बेस फ्लो बढ़ेगा और सरफेस रन ऑफ कम होगा और पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही 1000 क्यूमेक का पानी आपको 1 घंटे में देखने को मिले तो उस 1 घंटे में उस सॉइल के जो पोर्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा और बारिश का मैक्सिमम पानी ओवर द सरफेस ट्रैवल करता हुआ आपकी स्ट्रीम में जाके इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपको पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब आपकी ड्यूरेशन कम होती है, बारिश काफ़ी तेज़ी से होता है तो इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, सरफेस रन ऑफ बढ़ता है और पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ इंक्रीज़ कर जाता है। और लास्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कभी भी जो रेनफॉल का डायरेक्शन है वो आपका आउटलेट की डायरेक्शन में होता है तो आपको हमेशा लेफ़्ट स्क्यू यानी कि ऐसा देखने को मिलता है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर रेनफॉल का जो डायरेक्शन है वह आउटलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको हमेशा राइट स्क्यू यानी कि ऐसा हाइड्रोग्राफ देखने को मिलता है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड। मैंने हर उस फैक्टर को समझा दिया है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इससे बहुत सारे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कंक्लूज़न मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको एट द सेम टाइम रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर
चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। क्विज़ की प्रैक्टिस के लिए चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। तो स्टे सेफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।